नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 2 से 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। पिछला भी अगर आप पुलिस का एग्जाम देखे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 से 3 आर्टिकलों पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं आर्टिकलों के बारे में। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मैंने लिखा हुआ है, लिस्टिंग किया हुआ है। दोस्त, समझा करके आपको आर्टिकल याद करा करके छोड़ेंगे आपके भाषा में। जैसे आप पढ़ना चाहें वैसे हम आपको आपके दिमाग में इस आर्टिकलों को घुसाने का काम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, आप थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके बिल्कुल तैयार हो गया था। यानी कि जो हमारा संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके बिल्कुल तैयार हो गया था। और जब इसमें तैयार हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद, इसमें 8 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। इतना तो हमें विश्वास है कि आप जानते होंगे कि हमारा संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब तैयार होता है तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो आज भी हमारे संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। आप समझिएगा बातों को, आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उप अनुच्छेदों सहित संख्या 450 प्लस हो चुकी है। यानी 470 के करीब पहुंच चुके हैं हम लोग, 470 हो गई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। वही उपभागों सहित देखा जाए तो इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो इतना आप, हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे। तो आपसे पूछ देगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में उप अनुच्छेदों से संख्या 470 के करीब पहुंच चुकी है, यानी 470 प्लस ही हो गई है। तो ये उम्मीद है कि ये बात आप जरूर जानते होंगे। तो चलिए दोस्त, अपने हम अनुच्छेदों पे चलते हैं। जो मैंने लिस्टिंग किया हुआ है उसको मैं देखता हूं कि क्या है उसमें, और आपको भी समझाने का मैं प्रयास करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भाग 1 क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा दोस्त, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है भाग? तो ध्यान रखिएगा, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के भाग 1 क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। अब हम दोस्त देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है। इसके बारे में हम लोग बड़ी बारीकी से देखेंगे। आपके भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कह रहा है कि भारत, देखिए 2 संवैधानिक नाम यहाँ देखे गए हैं। भारत अर्थात इंडिया, भारत का तात्पर्य किससे है? तो इंडिया से है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा।
तो यूनियन ऑफ स्टेट की बात कौन सा आर्टिकल कर रहा है? तो ये आर्टिकल फर्स्ट कर रहा है, अनुच्छेद फर्स्ट कर रहा है। अनुच्छेद 2 को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, अनुच्छेद 2 और 3 दोनों एक जैसे आर्टिकल है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं पाई गई है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 2 कह रहा है कि विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर, विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर संसद, विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर संसद नए राज्य की स्थापना कर सकती है। नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसमें जगह कम है, आप नोटबुक, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और उसमें जो मैं बोल रहा हूँ मुख से, उसको भी रिटेन करते चले जाइएगा। स्लोली तो ही पढ़ा रहा हूँ, आप लिख भी लेंगे, नहीं तो आप स्टॉप करके वीडियो को फिर लिख लीजिएगा, फिर उसको आप ऑन करके आगे बढ़ जाइएगा। तो विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर संसद नए राज्यों का निर्माण स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या है? तो भारत में स्थित राज्य के नाम, उसके सीमा या नए राज्य का, जैसे किस नए राज्य का? नए राज्य का। ये नए राज्य थोड़ा सा समझिएगा, भारत में स्थित राज्यों को आपस में वो बंटवारा करके नया राज्य बना सकती है। भारत में स्थित राज्यों के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ये प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटना है, ए प्रदेश, बी प्रदेश, सी प्रदेश और डी प्रदेश में भारत में स्थित राज्य में, तो अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग काम करेंगे। उसके नाम, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो संसद किस अनुच्छेद के तहत करेगी? तो अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। उम्मीद है दोस्त कि आप समझ गए होंगे। ये जो दूसरा आर्टिकल है, ये विदेशों से अर्जित क्षेत्र पर, जैसे बांग्लादेश के कुछ भूभाग को हम ले लिए और वहां पे जो हम प्रदेश नया बनाएंगे, स्थापना करेंगे, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, भाग 2 को हम लोग देखते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछता है भाग 2। भाग 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में, 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्त नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है, कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, किया गया है। अब बात आती है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्त? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी लगा करके मोबाइल में देखिएगा दोस्त, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्वालिटी थोड़ी सी धीमी होगी जरूर। तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है भारत में। दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान कहाँ है? तो अमेरिका जैसे देशों में है। कहाँ है? अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान है। वैसे अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता जैसे प्रावधान भारत में है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्त नागरिकता के संबंध में कौन कानून बनाता है? तो नागरिकता के संबंध में संसद कानून बनाती है। कौन कानून बनाता है? तो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद कानून बनाती है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, हम देखते हैं भाग 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने YouTube चैनल, इसी YouTube चैनल पर मैंने मूल अधिकार पढ़ा करके, मौलिक अधिकार पढ़ा करके, फंडामेंटल राइट पढ़ा करके डाल दिया है। अगर आप इस वीडियो को ना देखे हो तो आप जा करके इसी चैनल पे सर्च करिएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मूल अधिकार। अगर आप तैयारी करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आपको अपना फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ना चाहिए, मूल अधिकार जरूर जानना चाहिए, अगर आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग दोस्त देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है और ये कहाँ से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट से लिया गया है। अमेरिका के संविधान
बिल ऑफ राइट से लिया गया है ये मौलिक अधिकार। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक में है। किस अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। दोस्त आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट इसमें आर्टिकल है। वैसे से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल सब इंपोर्टेंट है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में विगत वर्षों में पूछा जाने वाला प्रश्न है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन प्रश्नों को अगर हम देखें और बात करें तो देखिए उसमें अनुच्छेद 17, 18, 19, 21 और 21 का ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाते हैं। वैसे अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत किया गया है, निषेध किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं रखा जाएगा, भावना नहीं रखी जाएगी। तो छुआ यह दंडनीय अपराध है। तो छुआछूत का यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 क्या है, तो ये उपाधियों का अंत है, उपाधियों का। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन 2 चीजों को छोड़ करके। इसको तो सेना, पहला जो है वो सेना है, सेना, और शिक्षा को इससे परे रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। लेकिन किसे इसे अलग रखा गया है, तो सेना और शिक्षा द्वारा मिली गई उपाधियों को इससे अलग रखा गया है। अनुच्छेद 19 को देखते हैं दोस्त। जितनी प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, विज्ञापन निकालने की स्वतंत्रता, जितनी प्रकार की स्वतंत्रता, यानी कि हम लिख देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जितनी प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई हैं। हम बोल रहे हैं, वाक मतलब बोलना, वाक है वो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना विचार प्रकट करना, यानी वाक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 के तहत। अर्थात बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, 19 के तहत। जिस कोचिंग सेंटर से आपको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर है देवरिया का, या इसका प्रचार प्रसार भी मैं करता हूँ। तो प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, 19। विज्ञापन निकालने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, 19। तो ध्यान रखिएगा, जितनी प्रकार की मूल जीवन में स्वतंत्रताएं हैं वो सारा का सारा अनुच्छेद 19 के तहत। आरटीआई भी यही है, सूचना पाने की स्वतंत्रता भी किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 21 को देखते हैं। ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा दोस्त, सबसे इंपोर्टेंट ये आर्टिकल है। किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में ये पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, कहीं भी ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी कंडीशन में आपके शरीर से आपके प्राणों को अलग नहीं किया जाएगा। अर्थात जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 21 देता है, अनुच्छेद 21 देता है। इसी के तहत एकांतता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत ही एकांतता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत ही स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार दिया गया है। पिछला जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछ दिया था कि स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो स्वच्छ हवा जल पाने का अधिकार दोस्त अनुच्छेद 21 के तहत है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 21 का
ये शिक्षा का अधिकार है। क्या है? राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, पहले भी शिक्षा का अधिकार था, लेकिन पहले शिक्षा का अधिकार क्या था? तो संवैधानिक अधिकार था। पहले जो शिक्षा का अधिकार था वह संवैधानिक अधिकार था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया आर्टिकल बनाया गया, अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। और क्या कहा गया इसमें? तो कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अर्थात सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े और सब बढ़े। आप देखे होंगे प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो आप देखे होंगे कि एक विद्यालय के दीवार पे एक पेंसिल बनाई जाती थी और उस पेंसिलवा के बीचवा में लिखा रहता था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। और 2 लड़के बैग टांग करके उस पेंसिलवा पर बैठे रहते थे। ये याद करिए, आपको जरूर याद होगा प्राइमरी में अगर आप पढ़े होंगे तो, क्योंकि हम लोग की पढ़ाई तो प्राइमरी में सरकारी विद्यालय से हुई है और हम लोग को खुश करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 किलो चावल मिलता था। 3 किलो चावल मिलता था प्रोत्साहन करने के लिए, हम लोग को खुश करने के लिए। जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप हम लोग को नहीं मिलती थी। 3 किलो चावल की 6 किलो मिलता था, अब हमको भी याद नहीं आ रहा है। तो चावल मिलता था, हम लोग उस स्कूल से पढ़े हैं। हालांकि कोई भी स्कूल बुरा नहीं होता है, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं ये देखा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार दोस्त, राइट ऑफ एजुकेशन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद 21 क के तहत है। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं भाग 4। ये देखते हैं भाग 4। भाग 4 का है तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब होता है दोस्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है दोस्त? तो ये 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अमूमन आपसे यही पूछता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहां से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। दोस्त आगे बढ़ते हैं भाग 4 को ध्यान रखिएगा दोस्त, ये भाग 4 का बड़ा इंपोर्टेंट है। ये मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग बनाया गया, भाग 4 का। अगर हम देखें तो कह सकते हैं भाग 4 का ये लड़का है, भाग 4 का, और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और एक नया आर्टिकल बनाया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। किसमें रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में। अब किस समिति की अनुशंसा पर? ध्यान रखिएगा दोस्त, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ध्यान रखिएगा आपसे पूछ सकता है और ये थोड़ा सा जूम करके आप देखिएगा क्योंकि मैं छोटा लिख रहा हूँ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर
एक नया भाग बनाया गया, भाग 4 का, और एक नया आर्टिकल बनाया गया 51 का। उसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है दोस्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा शुरू होता है राष्ट्रपति के बारे में। कुछ आर्टिकल मैं लिखा हूँ, हालांकि राष्ट्रपति में बहुत आर्टिकल है, लेकिन बहुत आर्टिकलों को पढ़ने की अभी हम लोग के पास समय नहीं है, नहीं तो एक चैप्टर ही है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या है? तो ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की क्या दी गई है? शक्ति, अर्थात तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है दोस्त? तो अनुच्छेद 54 में ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। फिर एक बार सुन लीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? उसमें तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्त, चुनाव की इनकी प्रक्रिया क्या होती है? तो इनकी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, वरीयता क्रम में। अब राष्ट्रपति में मैंने पढ़ा करके इस YouTube चैनल पे डाल दिया है दोस्त, क्योंकि यहाँ रिवाइज केवल हम करा रहे हैं आपका। अनुच्छेद 61 ये महाभियोग है। क्या है? महाभियोग। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है शब्द। ये महाभियोग क्या है? तो राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण करने की दशा में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बार पूछा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव किस कंडीशन में लाया जाता है? तो वो है संविधान के अतिक्रमण करने की दशा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचित करना अनिवार्य है कि महोदय, हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरा, इसमें टेक्निकल क्या चीजें हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किन सदनों में लाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी जो 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। कितने लोगों से मिलकर के बनेगी? 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। आप जानते हैं 2 इसमें सदन है, एक लोकसभा, दूसरा क्या है तो राज्यसभा, और तीसरा जो व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट। तो अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव होता है, ये संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, दोनों सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्त कि आप इसको जरूर समझ रहे होंगे। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 72 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास कई कंडीशन है और इसमें अब चूंकि उस पर हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा लंब हो जाएगा कि क्षमादान में क्या क्या चीजें हैं। तो लघु इसमें प्रभिहार है, प्रविलंब है, निषेध है, क्षमादान है, कई चीजें हैं इसमें, लेकिन अब इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ये समझिएगा कि क्षमादान के यानी कि मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत।
हालांकि ऐसे मृत्यु की सजा माफ नहीं कर सकते हैं, वो मंत्रिमंडल के सलाह पे करते हैं। कैसी केस है, क्या क्या उसमें बहुत बारीकियां है। किसी अगले वीडियो में हम केवल आपको आर्टिकल 72 ही समझाएंगे, क्षमादान। अनुच्छेद 23, ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद आर्टिकल है अनुच्छेद 23। ये क्या है? तो ये अध्यादेश है। ये क्या है? अध्यादेश है, अध्यादेश। अब कैसे हम लोग समझते हैं अध्यादेश के बारे में, कि आप जानते हैं कि जब कानून कैसे बनता है, तो कानून की एक बनाने की तरीका है कि जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। जैसा अभी हमने बताया है कि ये संसद 3 लोगों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाया जाए कि पेन चोरी के संबंध में 5 साल के कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। अमूमन हाथ में ये मार्कर होता है, इसी का उदाहरण देते हैं। आपके भी हाथ में जो रहता है या होता है, या जिह्वा पे जो चला आता है, उसी का उदाहरण देते हैं। हालांकि YouTube पे थोड़ा सा अलग, केवल पढ़ाने से आप मतलब रखेंगे तो आप हाईलाइट हो नहीं पाएंगे। अभी हम लोग नए नए हैं तो डर रहे हैं कुछ कहने से पहले, कि अगर अभी हम आपसे मजाक करने लगे तो आप कहेंगे कि इनका तो कुछ पढ़ावे लिखाओ के आवते नहीं थे। तो उससे भी हम लोग डर रहे हैं। कोशिश यही है कि जब थोड़ा सा ये चेहरा बड़ा हो जाएगा, ये यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर जाएगा, तो हम आपसे मजाकिया अंदाज में बात करते हुए अब पूरा इंजॉय के तरीके से इस क्लास को लेकर चलेंगे। अभी इंजॉय करने के चक्कर में दोस्त हम पड़ जाए तो पता चलेगा कि ये चैनल पे कोई आएगा ही नहीं, कि एक तो अब नया नया वाला और दूसरा बहुत मजाक करता है कि क्या पढ़ावता ने। तो बात ये हो जाती है, इसीलिए हम थोड़ा सा सीरियस क्लास को लेकर के चल रहे हैं। नहीं तो बड़ा इंजॉय तरीके से मैं ऑफलाइन जो क्लासेज हैं उसमें पढ़ाता हूँ, बड़ा आनंद भी आता है उसमें पढ़ करके। अगर आप देवरिया से होंगे तो आप आ करके जरूर देखिएगा। तो कानून कैसे बनता है कि पेन चोरी के संबंध में 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जाए तो लोकसभा से पारित होने के उपरांत कहा जाएगा तो राज्यसभा, और राज्यसभा से पारित होने के उपरांत कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अगर फाइनल सिग्नेचर दे दें, हस्ताक्षर कर दें, तो वो अधिनियम बन जाएगा, अर्थात कानून बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तो कानून बनाने का एक प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन संसद के सत्र में न हो, चल न रहा हो हाउस, उस स्थिति में किसी विशेष मसले पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो राष्ट्रपति महोदय, एकदम जरूरत पड़ गया है किसी कानून का, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर कानून बनाते हैं। अध्यादेश जारी कर कानून बनाते हैं। लेकिन जब संसद के दोनों सदन सत्र में आ जाए तो 6 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को पारित करना अनिवार्य है। अगर ये लोग पारित नहीं करते हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये अनुच्छेद 76 को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 76 क्या है? तो ये महान्यायवादी है, न्यायवादी। ये भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी, अर्थात भारत सरकार को कानूनी मामलों में जो राय देता है, यानी विधि अधिकारी जो होता है भारत सरकार का पर्सनल, उसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 108 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे खींच दूं कि आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 क्या है दोस्त? संयुक्त अधिवेशन है। ये क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन है। अधिवेशन मतलब होता है दोस्त अधिवेशन, बैठक। संयुक्त मतलब एक साथ, अधिवेशन मतलब बैठक, संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन क्या है कि जब संसद के दोनों सदन के बीच किसी विशेष मसले पर गतिरोध की स्थिति हो जाए, यानी कि लोकसभा एक सदन और दूसरा सदन राज्यसभा है, दोनों के बीच कोई गतिरोध की स्थिति हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 108 के तहत उस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है
वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी ध्यान रखिएगा दोस्त, यही बारीकी है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 110 को देखते हैं। ये धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक, विधेयक। ध्यान रखिएगा दोस्त, धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। क्या कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 112 को देखते हैं दोस्त। अनुच्छेद 112 में बजट है। तो आपसे पूछ देगा कि बजट का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 117 क्या है दोस्त? तो ये आपका है वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक है, ये वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 110 क्या था? धन विधेयक था। अनुच्छेद 117 है, वो वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 124 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च, सबसे उच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अंतिम अपीलीय न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा न्यायालय है दोस्त? तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसके विरोध में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 148 ध्यान रखिएगा दोस्त, अनुच्छेद 148 क्या है? तो ये CAG है, कैग है, यानी कि CAG महानियंत्रक लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे पूछ देगा कि महानियंत्रक लेखा परीक्षक या कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अनुच्छेद 99 अभी ये सुर्खियों में रहा है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को लिख दिया हूं। अनुच्छेद 99 में क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा में। ये जो नव निर्वाचित सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं नव निर्वाचित, उनको शपथ दिलाने के लिए ये पद सृजित किया गया है। और जब वो लोग शपथ ले लेते हैं तो स्वतः ये पद समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इनको शपथ कौन दिलाता है दोस्त? प्रोटेम स्पीकर को तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की इनको शपथ दिलाते हैं। और शपथ जब ये ले लेते हैं तो ये जो नव निर्वाचित सांसद है उन लोगों को शपथ दिलाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा की संख्या में आते हैं ना चुन करके, और राष्ट्रपति कितने लोग को दिलाएंगे, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और जब ये सारे लोग शपथ ले लेते हैं तो इनका पद स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये आर्टिकल 100 को देखते हैं। अमूमन एक लड़का भी पूछ दिया था कि अनुच्छेद 100 क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिए दोस्त, इसमें कुछ नहीं है, ये निर्णायक मत है। ये क्या है? निर्णायक मत है। और निर्णायक मत किसका है? कि जब लोकसभा में वोटिंग कराया जाए, किसी मसले पर वोटिंग कराया जाता है और बराबर मत मिल जाते हैं, यानी कि A और B दो उम्मीदवार हैं, दोनों को बराबर यानी कि पक्ष और विपक्ष को बराबर वोट मिल जाते हैं, तो निर्णायक मत कौन देता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है, अर्थात संबंधित सदन के अध्यक्ष देते हैं। आर्टिकल 100 में निर्णायक मत का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 143 143 को देखते हैं दोस्त, अनुच्छेद 143 को। इसमें राष्ट्रपति 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 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट के ब्रैकेट में सीजीआई से, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीद है दोस्त ये पार्ट 1 जो था वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।